देखो अपन ने लिख तो लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लिया आपने, जब दोनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल्फ इंडक्शन ऐसा और म्यूचुअल इंडक्शन वैसा। इसका डायग्राम बनाने के लिए आप ऐसे करो, बड़ी सारी रोड ले लो, बड़ा सारा ये एल्यूमिनियम फॉइल वाला जो रोल है या पाइप मान लो, प्लास्टिक वाली, ठीक है। इस पे आप दो अलग अलग कलर से अलग अलग कलर ले लेना, दो ब्लू और ब्लैक ले लो चाहे पेन के अंदर। एक कोइल बना लो पहले, 3D बनानी है तो 3D बना सकते हो। एक कोइल ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हमें करंट प्रोड्यूस करवाना है, सॉरी इंड्यूस करवाना है, बिना किसी सेल, बिना किसी बैटरी के। तो एक कोइल तो हमने ये बना दी, ठीक है, जिसमें अपन चाहते हैं कि करंट बने। पर पहला तरीका हमारे पास था कि भाई सेल लगा दो, वो भी नहीं लगाया। दूसरा तरीका अभी भी पता लगा था कि मैग्नेट के साथ रिलेटिव मोशन करवा दो, वो भी नहीं लगाया। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसी के साथ एक और कोइल वाइंड कर देंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। एक और कोइल जो है यहाँ पे अपन वाइंड कर देंगे। और इसके अंदर सपोज कि हम बैटरी लगा देते हैं, थोड़ी और बड़ी कर देते हैं इसको। एक प्लग की लगा देते हैं, की के साथ के लिख देते हैं, अभी वो नहीं करते, ये V है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये टू कॉइल्स है। अब इसकी हेल्प से, माने कि सेकंड वाली जो यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनी हुई है, इसकी हेल्प से इसके अंदर हम करंट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि पे बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे करंट इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं, देखते हैं होगा या नहीं होगा। आप अगर समझो तो ये सिर्फ एक ट्रिक चली है इसमें, जिसको आप इजीली डिकोड कर सकते हो। पहले अपन बार मैग्नेट को यूज कर रहे थे, अब अपन बार मैग्नेट की जगह किसको यूज कर रहे हैं, सोलेनोइड को। सिखाया था ना आपको कि सोलेनोइड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट से करंट इंड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, या तो बार मैग्नेट को पास लाना पड़ रहा था या दूर लेके जाना पड़ रहा था। क्यों? ताकि मैग्नेटिक फील्ड या तो स्ट्रॉन्ग हो जाए या वीक हो जाए। जबकि सोलेनोइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड को वीक या स्ट्रॉन्ग करने के लिए पास या दूर लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसकी अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हो, करंट की अमाउंट को रेगुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आती है ना? अगर आपने पहले लेक्चर्स लगाए हैं, सोलेनोइड वाली बात सुनी है, डिस्कशन सुना है, तो बहुत इजी है आपके लिए। तो समझो, जैसे ही हम इसके अंदर, अभी फिलहाल यहाँ पे करंट कितना है, इस सर्किट में करंट है 0, चल ही नहीं रहा, तो करंट 0 होगा। करंट 0 है तो इसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा? क्या यहाँ पे कोई नॉर्थ या उस तरफ कोई साउथ बना होगा? आंसर इज नो। ये तो एक खाली वायर है, इसके आसपास कोई नॉर्थ कोई साउथ कुछ भी नहीं बना हुआ है ना। बट जैसे ही इस की को आप प्लग कर देते हो, जैसे ही इस की को आप प्लग कर दोगे और करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा इस सर्किट में, तो आपको पता है ना, एक पोल नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल साउथ बन जाएगा। तो तब ये मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, तब शायद इसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। अभी भी पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी है कि सपोज इस सर्किट में मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं ना, तो एक सिंगल शॉट के अंदर करंट 5 एम्पियर तक नहीं बढ़ता, करंट धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। कुछ टाइम लगता है उसको, फिर उसके बाद वो उतना ही रहता है। फिर जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो धीरे धीरे नीचे आता है 0 पे। आई थिंक ये सीधी लाइन नहीं है, अब सीधी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपन फैन के मोशन का बात करें, तो अगर अपन ने फैन का बटन दबाया तो क्या होगा, वो धीरे 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 अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा और उसी पे चलता रहेगा फिर, है ना। और फिर अगर आपने बंद कर दिया तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे 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 0 पे आ जाएगा और बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। क्लियर? तो करंट के अंदर भी यही सिस्टम होता है कि जैसे तक, जब तक तो आपने की को प्लग नहीं कर रखा, जब तक आपने की को प्लग नहीं कर रखा, तब तक तो इसमें करंट कितना है, 0। जैसे की को प्लग करोगे यानी स्विच ऑन करोगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ के कितना होगा, 5 एम्पियर।
यानी कि करंट इंक्रीज होगा, शुरू में की को ऑन करने पे करंट इंक्रीज होना चालू होगा, और अगर करंट इंक्रीज होगा धीरे धीरे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, और अगर किसी भी कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। सपोज इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, बट ये थोड़े से टाइम के लिए आएगी, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगी, उसके बाद में डिफ्लेक्शन चली जाएगी। क्यों? अभी अभी मैंने आपको वो ग्राफ सा बना के दिखाया था। वैसे तो ग्राफ अपने को इजी नहीं लगते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट ये ग्राफ बहुत इजी लगेगा आपको कि करंट जो है जीरो से बढ़ता बढ़ता एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद ये जीरो पे आ जाएगा, है ना। तो जब तक करंट इंक्रीज होता रहेगा तब तक तो डिफ्लेक्शन आएगी, उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। बी समझते हो ना, बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं बनता, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनता है। तो इसका मतलब फिर डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और इस केस में करंट कम होना चालू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब वापस डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब सर्किट को ऑन करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, शूट होगा, तब आपको मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगी, और जब सर्किट को ऑफ करोगे तब आपको एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो। तो ये दो तरीके हैं करंट को इंड्यूस करवाने के। इस कॉइल के बारे में लिखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये डायग्राम बना हुआ, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ऐसा क्यों? प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे मेन है वो, उसमें कुछ काम होगा तब जाकर इसमें काम होगा, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होगा। और इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कॉइल डिपेंड्स ऑन दिस कॉइल। फिर आप ये लिख सकते हो कि विल सी momentary deflection, we will see momentary deflection in galvanometer during नंबर 1 कहां पे? जब सर्किट ऑन होता है, ड्यूरिंग स्विच ऑन, क्यों? As current increases to maximum value, as current increases to its maximum value, magnetic field also increases. ठीक है, और दूसरा स्विच ऑफ के टाइम पे, पर इसका लिखवाने की जरूरत नहीं है। डिट्टो आप इसका उल्टा लिख सकते हो कि एज करंट डिक्रीजेस टू जीरो, मिनिमम वैल्यू लिखने की जगह जीरो लिख सकते हो, क्योंकि जब स्विच ऑफ करोगे तो डिक्रीज होता होता कहाँ जाएगा? जीरो पे जाएगा, और जीरो पे अगर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस टू जीरो। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि चेंज हो रहा है, तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी, अदरवाइज आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। यानी आपने की लगाई, 2 मिनट बाद हटा ली, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? पहले आपको हो सकता है इधर डिफ्लेक्शन दिखी तो बाद में इधर, पहले इधर दिखी तो बाद में इधर, ऐसे 2 बारी हल्की हल्की डिफ्लेक्शन दिखेगी, जिसको अपन बोलते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शंस। तो ये 2 तरीके हैं करंट को इंड्यूस करवाने के किसी भी सर्किट के अंदर। नंबर 1 इज सेल्फ इंडक्शन, नंबर 2 इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, EMI ही है दोनों के अंदर, दोनों में क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है, दोनों ही EMI है, बट अलग अलग टाइप, अलग अलग हो गया। एक में मैग्नेट यूज कर रहे हैं, एक में मैग्नेट जैसा कुछ अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है वैसे, है ना, इसमें मोशन नहीं है।
तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम करेंगे आज, बाकी करेंगे कल। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज बैच ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 13। और लास्ट लेक्चर में आप टाइप्स ऑफ इंडक्शंस EMI उसके टाइप्स पढ़ के आ चुके हो। वन इज सेल्फ इंडक्शन एंड वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। आपने अब करंट को इंड्यूस करने का तरीका सीख लिया है। चैप्टर 12 में आपने करंट को प्रोड्यूस करने का तरीका सीखा था। इस चैप्टर में आपने करंट को इंड्यूस करने का तरीका सीख लिया। प्रोड्यूस करने के लिए सेल या बैटरी चाहिए, और इंड्यूस करने के लिए आपको सेल या बैटरी तो नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अगर और करेक्ट करें, वैसे ही आंसर ठीक नहीं है। द करेक्ट आंसर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको किसी भी कोइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट इंड्यूस करना है, देन यू विल नीड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट सर्किट, है ना। किसी सर्किट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो, उसके अंदर करंट बनता रहेगा, बनता रहेगा। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक करंट बनता रहेगा। जैसे चेंज रुक गया, वैसे करंट भी रुक जाएगा। लाइक शोएब मूवी का डायलॉग है, अगर आपने देखी है या डायलॉग सुना है, कि जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। लाइक दैट, कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक कोइल के अंदर करंट बनता रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, वैसे ही करंट बनना रुक जाएगा। ठीक है, ये कल अपन ने पढ़ लिया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करा सकते हैं? दो तरीके थे, कि एक कोइल ली थी आपने, उस कोइल के पास में मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, मैग्नेट को या कोइल को या दोनों को। और दूसरा तरीका ये था कि एक कोइल के पास दूसरी कोइल ले ली थी, जिसमें आपने बैटरी लगा दी थी। की को जब ऑन कर रहे थे, की को जब ऑफ कर रहे थे, तब करंट या तो इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, तब इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, है ना। यहाँ पे अपने गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा आपके पास। ये काम अपन ने कल किया था। इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं, लाइक आप की को ऑन ऑफ करने की बजाय यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो, जिसको अपन रियोस्टेट बोलते हैं, है ना। RH रियोस्टेट बोलते हैं ना जिसको। इसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को अगर कम ज्यादा करते रहेंगे, इसकी वैल्यू को अगर कम ज्यादा करते रहेंगे, तो इस सर्किट के अंदर भी करंट जो है वो चेंज होता रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, और यहाँ पे इंडक्शन होता रहेगा। चलो जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक of this chapter for this year is Fleming's right hand rule। वैसे इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, होम सर्किट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब टॉपिक हैं, बट इस ईयर ड्यू टू कोविड अफेक्टेड ईयर आपके सिलेबस में से रिमूव कर लिए गए हैं। तो हमें जस्ट ये रूल पढ़ने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने, हम पढ़ लेंगे। फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल सीखा था आपने, है ना, ये वाला स्टैंड था उसका। अब वही फ्लेमिंग कह रहा है कि जब आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया तो राइट हैंड खाली क्यों रहे, राइट हैंड के लिए भी रूल सिखा देते हैं, राइट हैंड को भी ऐसे ही करना है ना। तो हमारे लिए ये, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए है? ये उस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है जिसमें आपने पढ़ा था कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर चला जाएगा, लिसन, मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर चला जाएगा तो उसमें फोर्स लगेगी, वो किस डायरेक्शन में लगेगी वो आपको पता करना है। तो आप लेफ्ट हैंड वाला ये रूल लगाओ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन को सेट करो और फील्ड की डायरेक्शन पता कर लो। और ये वाला रूल है ही फ्लेमिंग का, बट है राइट हैंड रूल। ये कब लगता है? ये लगता है इंड्यूस करंट के लिए। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आप किसी कंडक्टर को मूव करवा रहे हो, किसी कंडक्टर को मूव करवा रहे हो, तो उसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, ये रूल ये बताता है। पहले तो उसको समझो। लाइक जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, अपन ने बनाया था ऐसा फील्ड मैग्नेट, सही है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। और अगर इसके अंदर एक कोई कोइल हो, जैसे आर्मेचर कोइल थी उसी तरह की कोइल हो, रेक्टेंगुलर, इसको हम घुमा रहे हो। वापस से डायग्राम ऐसा बना हुआ है, बट इमेजिन कैसे करना है, इधर वाला पड़ोसी नॉर्थ, उधर वाला पड़ोसी साउथ, और बीच में आपने कोइल कुछ इस तरह से रखी हुई है, कोई भी कार्डबोर्ड, ये रहा वही वाला कार्डबोर्ड, और इसको हम घुमाते जाएंगे। अब इस बार कोई सेल बैटरी कुछ नहीं लगा रखा, इसको घुमाते जाएंगे अगर, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट बनता रहेगा अपने आप। अगर आपने छोटी सी एलईडी अगर लगा रखी है ना, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो वो एलईडी जलना स्टार्ट कर देगी, छोड़ दोगे बुझ जाएगी, घुमाओगे जल जाएगी, क्योंकि इसमें करंट बन रहा है घुमाने पे।
घुमाने पे हो क्या रहा है, घुमाने पे आप देखो कि जब ये इस तरह से आएगा, इस तरह से पोजीशन आएगी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी, धीरे धीरे इसके लिए फील्ड कमजोर होता जाएगा, और जब ये ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, इसके अंदर फील्ड लाइन जाएगी नहीं, इसके ऊपर से निकलेंगी या इसके नीचे से निकलेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कार्डबोर्ड में से जा रही हैं वो चेंज होती जा रही हैं, इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। जब तक चेंज रहेगा तब तक सांसें चलेंगी, यानी करंट बनेगा, तो करंट बनता रहेगा और जो बल्ब वगैरह लगाएंगे वो ग्लो होता रहेगा। तो ये करंट किस डायरेक्शन में बनेगा वो अगर पता करना है तो इस रूल के पास जाना पड़ेगा। तो इस रूल के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और समझ लेंगे। चलो लिखते हैं। This rule is used to determine the direction of induced EMF. The direction of induced EMF in case of EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो भी इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी इंड्यूस्ड करंट कर लेना है, बाकी ईएमएफ भी ठीक है, आपके लिए इजी करंट रहेगा। इंड्यूस करंट के डायरेक्शन पता करने के लिए काम में आता है ये वाला रूल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंड्यूस करंट, क्योंकि ये रूल बताएगा तो डायरेक्शन, वहां पे जो लेफ्ट हैंड रूल था वो बता रहा था फोर्स की डायरेक्शन, ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन। और यहाँ पे भी वही करना है कि अपने राइट हैंड की तीन चीजें, माने कि फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, इसको इस तरह से खोलना है। अब इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ, ये देखो, जिसकी भी चीटिंग कर सकते हैं। इसका डायग्राम अभी जैसे मैंने स्टैंस बना रखा था हाथ का, ऐसा कुछ बन रहा है ना, थंब बाहर आ रहा था तो उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसा। तो ये थंब नहीं, सेंटर फिंगर, ये था थंब, ये है फोर फिंगर, और ये है हमारी सेंट्रल फिंगर। वही पिछली बार की तरह दो डायरेक्शन हम फिट करेंगे और तीसरे डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे। दो के साथ इफ लगाएंगे, तीसरे के साथ देन लगाएंगे, ठीक है। अब हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो जो हमारा राइट हैंड है, इधर होना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। देखो ये जो है, जो हमारा राइट हैंड है उसकी तीनों फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करना है कि दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें अगर हम इस फिंगर को सेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, वो फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में सेट करें, थंब को मोशन की डायरेक्शन में सेट करें कि वायर अगर मूव कर रही है, सर्किट मूव कर रहा है तो ऊपर मूव कर रहा है या आगे मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन में इसको सेट करना है। तब ये जो फिंगर है आपकी सेंट्रल फिंगर, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। लिखते हैं इसको, लिखेंगे कि stretch forefinger central finger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Stretch forefinger, center finger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other. ये तो पहले अपन ने सेटअप बताया कि किस स्टैंस में अपने को खोलना है। अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे पिछली बार था कि इफ, अब देखो ये वाली डायरेक्शन तो आपको पता करनी है, मतलब कि ये वाला इफ है, इसको भी आपको सेट करना है। अच्छा ये वाली पता करनी है, सॉरी
ये भी इफ है, वो भी इफ है, और सेंट्रल फिंगर सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट, वो आपको पता करना है। तो ये है देन इफ forefinger if forefinger points in the direction of magnetic field, points in the direction of magnetic field, and thumb points in direction of motion, and thumb points in direction of motion, then central finger, तब जो आपकी सेंट्रल फिंगर होगी will give the direction of induced current। बस ये डेफिनेशन लिख देनी है और वो डायग्राम बना देना है। इस डायग्राम के अंदर अपन तीन चीजें ऐड करते हैं। पहला तो ये लिखते हैं कि किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कौन सा इफ है, कौन सा देन है, और लास्ट चीज कि फोर फिंगर में आपको क्या सेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। थंब में आपको क्या सेट करना है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर को मूव कहां कर रहे हो, ठीक है। और सेंट्रल फिंगर आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट। सेंट्रल फिंगर आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको। तो दो ही पैराग्राफ होते हैं हमेशा प्लम्बिंग वाले रूल में, कि पहले तो स्टैंड्स कैसे खोलना है और फिर कि क्या चल रहा है वहां पे। ये डायग्राम कैसे बना, इसकी चीटिंग कर सकते हैं। ये ना, ये थंब है तो थंब, फोर फिंगर है तो फोर फिंगर, ये फिंगर बाहर आ रही है तो बाहर नहीं दिखा सकते, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहां तक हो गया आपका, देन गिव मी डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा काम कर लिया, ये रूल आपने याद तो कर लिया, इस रूल को थोड़ा सा समझने की ट्राई कर लेते हैं। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया। वैसे इस रूल का यूज एग्जैक्टली हम करते थे इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, बट क्योंकि ये रूल आपके सिलेबस में है तो इट मींस मान के चलो कि इस पे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में आएंगे, तभी ये रूल सिलेबस में रखा है उन्होंने, ठीक है। अब इस रूल को लगा कैसे सकते हैं, समझो कि आपके पास ये बना लेना साथ साथ में डायग्राम इस तरह से, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला, इलेक्ट्रिक मोटर वाला सेटअप था ना, वैसा ही सेटअप है। एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर है, ठीक है। इधर इसका नॉर्थ दिखा दिया अपन ने, उधर उसका साउथ दिखा दिया अपन ने, और बीच में है फील्ड। बीच में फील्ड है, ठीक है। और यहां पे इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में अपन ने कोयल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, बट इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है बट ऐसे दिखा नहीं सकते, तो कैसे दिखा देंगे, सपोज कुछ इस तरह से। ऑब्लिक डायग्राम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट ये करना चाह रहे हैं हम कि कोई इसके अंदर ऐसे फ्लैट रखी हुई है। आप अपनी नोटबुक को हैंड में लेकर के इमेजिन कर सकते हो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा नोटबुक है तो, कि वो हमारे पास है, लाइक इस कार्डबोर्ड को ले लेते हैं अपन, ठीक है। और अब अगर हम इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दें,
ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। आपको पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी अगर हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ वी मूव द कोइल ए बी सी डी क्लॉकवाइज, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको करने के लिए आप इमेजिनेशन करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और एक नोटबुक उठा लो हाथ में, उससे तो बढ़िया कोई चीज रहेगी। क्लॉकवाइज करने का मतलब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमा रहे हैं इसको। अब ऐसे घुमा रहे का मतलब क्या है कि आप पहले सपोज ए बी जो वायर है इसके अंदर करंट निकाल लो, क्योंकि एक में निकल गया तो सब में आ जाएगा। ए बी वाली जो आर्म है इसके बारे में आप देखो कि इसका मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है। ये ए बी वाली आर्म है, ए है ना, दिस इज ए बी। ए बी का मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, गुड। ए बी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, सी डी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो आपको ए बी में डायरेक्शन निकालनी है, तो ए बी का मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। निकालने के लिए रूल कौन सा लगेगा, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बट वो कैसे लगेगा, अगेन पोजीशन चेंज। आपको राइट हैंड को इस स्टैंड के अंदर ओपन करना, कर लिया। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर इस फिंगर को रखना है, माने कि वापस चेंज करना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन के अंदर अपन को इस फिंगर को रखना है, फिट होगी। मोशन के अंदर थंब को रखना था, अब ए बी वाली ऊपर जा रही थी तो ऊपर ही है, तो ये जो सेंट्रल फिंगर है वो कहाँ आ रही है, सेंट्रल फिंगर आ रही है बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर आने का मतलब ये देखो ऐसा, तो ये ऊपर जाएगा, माने कि ए से बी। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ए से भी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ए से भी जो करंट है वो ट्रैवल करेगा। करंट कहां से कहां ट्रैवल करेगा, ए से बी। इसका मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। एक बार फिर करके देखते हैं, हो सकता है समझ में आई हो सकता है नहीं आई हो। तो सी से डी वाले के लिए आप देखो, क्लॉकवाइज के अंदर ए बी तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, बट ये जो सी डी वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना, तो नीचे जा रहा है। इसके अंदर डायरेक्शन सी से डी ही आनी चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ए से बी चला है तो बी से सी और सी से डी आएगा। रूल से चेक करते हैं कि क्या सी से डी आती है या नहीं आती। ये राइट हैंड थंब रूल, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल तो लगता है। पोजीशन बना ली, फील्ड सेट कर लिया, मोशन कहाँ है, ऊपर नहीं नीचे, यानी इस हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो ये फील्ड सेट है, ये मोशन सेट है, तो फिंगर खा रही है बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि सी से डी। अब समझ में आ गया होगा, तो इट मींस ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, तो आंसर क्या कहेंगे अपन, बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, Fleming's right hand rule, the direction comes out to be A to B to C to D। ये डायरेक्शन हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रूल। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। आपको कहीं मोशन दे दे, थंब फिट कर दो वहां पे, फील्ड के अंदर इसको फिट कर दो, और इस फिंगर से आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते रहो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इस ईयर का जो मॉडिफाइड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग खत्म हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपन फटाफट से इसकी एनसीईआरटी को देख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीन शेयर। गिव मी मिनट। ये ओके, लो जी, स्क्रीन शेयर होनी स्टार्ट हो गई आपके साथ में।
ये रहा हमारे पास चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे पहला पहला जो यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी है, वो ओइस्टेड वाली एक्टिविटी है कि कॉपर वायर के पास में कंपास निडल रखा हुआ है जो डिफ्लेक्ट होगा और पता चलेगा कि भी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हैंस क्रिस्टियन ओइस्टेड का नेम है, इनकी फोटो है, बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा हुआ है इनका। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये देखो, ये फील्ड को दिखाने वाली लाइंस दिख रही है ना। यहाँ पे अपन एक बार मैग्नेट के पास में आयरन फाइलिंग्स, आयरन का जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर रखा है और थोड़ा सा टैप करते हैं तो ये इस पोजीशन में अरेंज हो जाती है। यहाँ पे वही लाइंस हिडन दिखेंगे आपको। और आप इसको मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन भी समझ सकते हो। जैसे अपन ने कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ पोल के मोशन की। तो आप कंपास के नीडल की डिफ्लेक्शन को भी देखोगे तो वो इसी डायरेक्शन में आएगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए एक्टिविटी है जो हमने करी थी, ये वाली जो हमने डिस्कस करी थी, ये रही। इसके आसपास भी आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करेंगे और टैप करेंगे तो कुछ ऐसी शेप आएगी। ये सच्ची मुच्ची वाला डायग्राम है, बी वाला, और ए वाला है जो हम बनाते होते हैं वैसा डायग्राम है। और फिर उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल, ये आपने सीखा था है ना। राइट हैंड के थंब के डायरेक्शन में अगर करंट है तो फिंगर बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। उसी पे रिलेटेड एग्जांपल हैं ये सारे, एग्जांपल क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन करी हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट क्यों नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, इनका डायग्राम थोड़ा अलग स्टाइल का है, हमने इसे सिंपलर वे बनाया है। आप चाहो तो वो कर लो, आप चाहो तो ये वाला कर लो, जो आपको बेटर लगे, कोई भी एक डायग्राम आप याद कर लेना। और ये देखो, ये पीछे चला गया, ये रहा। राइट हैंड थंब रूल के बारे में नोट लिखा हुआ है, फुट नोट, कि दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल इफ वी कंसीडर डैश डैश डैश, ये सारा आपको जो बताया था। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में से करंट, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कुछ एक। नेक्स्ट है हमारे पास वही कॉन्सेप्ट कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएं तो उस पर फोर्स लगती है नहीं लगती, वही वाला एक्सपेरिमेंट, और फोर्स लगती है। फिर वो फोर्स जो लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये पढ़ा अपन ने। लाइक ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे, इनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे दी, और आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको फील्ड अगर आपको फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता हो तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। आपके लेफ्ट हैंड में ही आंसर छुपा हुआ है इसका, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है बट करंट नहीं है। तो आप याद करो, चैप्टर नंबर 12 में आपको सिखाया था कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर करंट नीचे जा रहा है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट नीचे जाएगा। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को अभी जो स्क्रीन पे आपके पास पिक्चर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सेट करके देखो, आपकी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो करंट है उसको ऊपर करोगे, यानी फोर फिंगर को ऊपर की तरफ करोगे तो आपका थंब मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। चेक करो कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड लो, फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाओ, उसके अंदर फोर फिंगर को स्क्रीन पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट करो, सेंट्रल फिंगर को इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट अलाइन करो। हो सकता है दूसरे हाथ से पकड़ना पड़े लेफ्ट हैंड को क्योंकि अजीब सी पोजीशन आ जाएगी। तो ये इनटू द पेज जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आया इसका आंसर, आया, गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट्स मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन मैंने चार्ज पार्टिकल, मूव करेगा तो उसकी क्या चीज बदल सकती है, मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, क्या क्या चीजें बदल सकती है। देखो मास तो नहीं बदल सकता, बट
उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उस पर फोर्स लगेगी एक, और मोमेंटम भी बदल जाएगा। इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप करें। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप पढ़ सकते हो, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, आपके नॉलेज के लिए है। जो आप एमआरआई स्कैन पढ़ते हो ना, सुनते हो, ईसीजी करवाना है, एमआरआई करवाना है, जो भी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लें। और इस चीज़ को अभी भी आप नोटबुक में लिख लो कि एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, इसका डायग्राम हमने बनाया था, और बहुत सुंदर डायग्राम बुक में भी बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग, आपके पास आज सारा मटेरियल आ जाएगा इस चैप्टर का, सारा का सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये वाला डायग्राम 13.16 है, सेल्फ इंडक्शन। और ये हमारे पास थे माइकल फैराडे, और ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन को, 13.17। और लास्ट, यहाँ तक हमारा सिलेबस है 235 नंबर पेज तक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया। इसके बाद ये जो है ये हमारे काम का इस साल नहीं है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल उसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़ो, उनके आंसर्स को आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो आपको लिखवा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज अगर पूछ ले तो भी लिखवा रखा है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती वो भी लिखवा रखा है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। ठीक है, कम क्या है नहीं है। तो आपको ये सारा चैप्टर प्रिपेयर करना है। अगर आपने नोट्स अच्छे से कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लिए, तो आपका चैप्टर पैक हो गया। ठीक है, तो बस आज इतना ही करेंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।